हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन की। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज द इनर्शिया, देन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन दैट टेल्स अस अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड मैथमेटिकली गिव्स अस द अमाउंट ऑफ द फोर्स दैट विल एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट टू ब्रेक इनर्शिया. And the third law of motion, that is to every action there is equal and opposite reaction. एक्शन एंड रिएक्शन एक कपल फोर्स होती है, एक साथ काम करती है, एक टाइम पर काम करती है। और हमने उसी के साथ बात की थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। आज हम बात करने वाले हैं उस फोर्स की दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि कुछ ऐसे कॉमन फोर्सेस हैं दैट वी कम अक्रॉस एवरी डे इन आवर लाइफ, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कॉन्टैक्ट फोर्स की। और कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ काम करती है? जहाँ भी दो सरफेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं। जैसे हमने बात की थी विस्कस फोर्स की। विस्कस फोर्स भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब दो पानी की लेयर्स आपस में रब करती हैं, तो अगर एक लेयर आगे की तरफ मूव करती है तो दूसरी लेयर के ऊपर एक फोर्स लगती है विच इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स, विच ऑलवेज अपोजेस द मूवमेंट ऑफ एन अनदर ऑब्जेक्ट। यानी एक ऐसी फोर्स जो हमेशा इम्पेंडिंग मोशन को अपोज करेगी। नाउ व्हाट इज इम्पेंडिंग मोशन? इम्पेंडिंग मोशन का मतलब होता है एक ऐसा मोशन जो अगर फ्रिक्शन ना होती तो वो उस डायरेक्शन में मूव कर जाता। जैसे अगर हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, इट इज़ लाइंग ऑन अ स्मूथ सरफेस, आपने उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया तो इसकी वजह से इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, राइट। सो ये फोर्स, अप्लाइड फोर्स, आपकी राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को मूव करती है। कब मूव कर रही है? जब हमने कहा देयर इज़ नो फ्रिक्शन। यहाँ फ्रिक्शन है ही नहीं क्योंकि ये सरफेस कैसा है? स्मूथ, करेक्ट। अब ये जो अप्लाइड फोर्स मोशन कॉज कर रही है, इस मोशन को हम बोल रहे हैं इम्पेंडिंग मोशन। अगर यही मोशन एक रफ सरफेस पे हो तो फ्रिक्शन इसी मोशन को अपोज करेगी। सो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस इम्पेंडिंग मोशन, जो ये कभी भी नेचर में नहीं होता क्योंकि एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस, ऐसा सरफेस जिस पे कोई फ्रिक्शन ना हो, एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम उसे कहते हैं एग्जिस्ट करता है तो इट इज़ अ सिमुलेशन। हम एक लैब में एक एग्जाम्पशन लेके चल रहे हैं कि फ्रिक्शन है ही नहीं। तो फ्रिक्शन कितनी तरह की होती है वो भी समझ लेते हैं। अब फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज अ opposing force between two surfaces in contact. पहली चीज, जब तक कांटेक्ट नहीं तब तक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं। अपोजिंग फोर्स है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मोशन में या अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही एप्लीकेबल होगी। दूसरी चीज, जो फ्रिक्शन है, इट इज अ सेल्फ लिमिटिंग फोर्स। इट इज अ सेल्फ लिमिटिंग फोर्स। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसे आप मूव करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग सम फोर्स ऑन इट, बट कुछ टाइम के लिए हम देखते हैं, नॉर्मली देखते हैं कि अगर एक भारी अलमारी है तो एक भारी अलमारी, जैसे हम बात कर रहे थे कि एक भारी अलमारी अगर है तो हम इस अलमीरा को अगर मूव करना चाहें, इट इज़ अ वेरी हेवी अलमीरा, अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ तो मैं बहुत फोर्स लगा रही हूँ पर ये मूव नहीं हो रही, तो वो फोर्स गई कहाँ? दिस अप्लाइड फोर्स कहाँ चली गई? ये फोर्स चली गई टू ओवरकम दिस फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन तब काम करती है व्हेन एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव करेगा वो नहीं, व्हेन इट ट्राइज टू मूव भी करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो जाएगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स तभी आती है जब आप फोर्स अप्लाई करोगे। फोर्स अप्लाई नहीं की, फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं आएगी। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज अ सेल्फ लिमिटिंग फोर्स, क्योंकि ये तब तक काम करेगी, ये फ्रिक्शन, जब तक ये ऑब्जेक्ट मूव ना कर जाए। तो इस फ्रिक्शन को जो ऑब्जेक्ट के रेस्ट की कंडीशन में अप्लाई कर रही है, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव, उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है बच्चों? इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है आपके पास, दैट इज म्यू इंटू एन। सो हम कहते हैं फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, वेयर व्हाट इज दिस एन? दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन।
नॉर्मल रिएक्शन। आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि नॉर्मल रिएक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर चलती है। याद है हमने ये किया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ है तो कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे लगेगी, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है तो कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे लगेगी, ऑलवेज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस। तो ये नॉर्मल है। सो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल एंड मैक्सिमम फोर्स कितनी लग सकती है आपके पास, दैट इज म्यू इंटू एन, वेयर एन इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, हमने इस फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स को कहा, दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। इस स्टैटिक फ्रिक्शन को हम डिनोट करते हैं विद स्मॉल एफ विद अ सबस्क्रिप्ट एस, और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन का उसको हम लिखते हैं म्यू एस। वंस एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करने लगे, इट स्टार्ट्स मूविंग, तब ये फ्रिक्शन, ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी, नो, फ्रिक्शन तो अभी भी है लेकिन उस फ्रिक्शन का नाम बदल जाएगा। दैट फ्रिक्शन विद द सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन यानी जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है तो फ्रिक्शन कौन सी हो जाती है, काइनेटिक फ्रिक्शन होती है। और प्रैक्टिकली हमने देखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे मूव करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन वंस वी स्टार्ट मूविंग वो फ्रिक्शन कम हो जाती है। सो व्हाट डज इट मीन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज मोर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, और वी कैन से दैट काइनेटिक फ्रिक्शन is less in magnitude than static friction. Similarly, mu static will be more than mu kinetic almost. पर जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों तो हम देखते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। हमें न्यूमेरिकल्स में स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलमोस्ट काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर ही कैलकुलेट करने के लिए दी जाती है। So let's look at a diagram from your NCERT. इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये देखिए, there is an applied force, और जब ऑब्जेक्ट नहीं मूव किया है यानी स्टैटिक कंडीशन में है या एट रेस्ट है तो देखिए उस फ्रिक्शन को हमने क्या कहा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये कहाँ लग रही है, बिटवीन टू सरफेसेस एंड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ दिस मोशन। सिमिलरली अब यहाँ देखो जब ऑब्जेक्ट ने स्टार्टेड मूविंग, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है शोन बाय दिस एरो, और फोर्स इस डायरेक्शन में ही लग रही है अभी भी, अप्लाइड फोर्स कि जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो उसी डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रही है, बैकवर्ड, बट नाउ इट इज कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट नाउ द काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी लेस दैन द स्टैटिक फ्रिक्शन। और इनके फॉर्मूले में भी कोई डिफरेंस नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन given as mu s and kinetic friction is given as mu k n. So let's just summarize about the friction कि friction के क्या क्या important features हैं। सबसे पहली ये self limiting है, और self limiting मतलब इसकी जो maximum value friction की आपको मिलती है that is equal to mu static n। दूसरी चीज़ आपके पास आती है that is always an opposing force, it is always an opposing force। opposing किसको कर रही है, opposing force for impending motion। opposing force for impending motion। Number 3, static friction is always more than the kinetic friction। and number 4, it always exists due to relative motion। अगर आपके पास relative motion नहीं है तो friction नहीं होगी because it is a contact force। Let's take an example from your NCERT। So we have the question that determine the maximum acceleration of the train
in which a box lying on its floor will remain stationary. So मान लेते हैं ये आपके पास ट्रेन का एक फ्लोर है और इस ट्रेन के फ्लोर के ऊपर एक बॉक्स पड़ा है, राइट? अगर ये ट्रेन मूव करती है तो इसके पास ये अप्लाइड फोर्स हो गई जो ट्रेन मूव करेगी। अब जब ट्रेन मूव करेगी तो डेफिनेटली इसके ऊपर एक कांटेक्ट फोर्स लगेगी, क्योंकि ये देखो ये ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेन के सरफेस के ऊपर पड़ा है, ठीक? जब कांटेक्ट फोर्स लगेगी तो वो किस डायरेक्शन में लगने वाली है आपके पास? इट विल बी एक्टिंग इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। ये रही आपके पास कांटेक्ट फोर्स फ्रिक्शन। ये कब लग रही है? जब आपने देखा कि ट्रेन मूव करने लगी। जब ट्रेन मूव करने लगी तो ये बॉक्स जो है ट्रेन के साथ मूव करने लगेगा, क्योंकि इसकी भी वही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगी जो ट्रेन की होगी, सेम एक्सेलरेशन। इट विल टेंड टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ द ट्रेन। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगी? बैकवर्ड लग जाएगी। अब जब बैकवर्ड लगेगी तो ये बॉक्स कैसे मूव करने लगेगा? बैकवर्ड। इट विल ट्राई टू मूव बैकवर्ड। तो जब ये बैकवर्ड मूव करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स का काम है ऑलवेज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यही फ्रिक्शन कैसे एक्ट करने लगेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने लगेगी। अब जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, पहले फ्रिक्शन कहाँ करी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों करी? क्योंकि ट्रेन चलने लगी। ट्रेन चलने लगी तो क्या हुआ? ट्रेन कैप सेट्स इनटू मोशन, लेकिन जो बॉक्स है उसकी अपर बॉडी दैट विल कीप इनटू द स्टैटिक रिएक्शन, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है बॉक्स का। इट विल टेंड टू फॉल बैकवर्ड। जैसे वो बैकवर्ड फॉल करने की कोशिश करेगा, इट विल ट्राई टू मूव बैकवर्ड, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसे फॉरवर्ड मोशन में लेकर आएगी। तो अगर हम इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो हम देखेंगे इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है नीचे उसकी mg, दूसरी फोर्स लग रही है उसके पास नॉर्मल रिएक्शन, और एक फोर्स लग रही है जो उसकी फ्रिक्शनल फोर्स है, जिसकी वजह से इट विल मूव फॉरवर्ड। इट मूव्स फॉरवर्ड। सो इसका मतलब इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ F इज इक्वल टू F नेट, क्योंकि और कोई फोर्स ही नहीं काम कर रही। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स? हमने कहा इट इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू इनटू n, दैट इज इक्वल टू F नेट। Now what is the normal reaction in this case? Normal reaction is equal to the weight. ये देखो ये बैलेंस हो रही हैं दोनों। So we can say that mu mg is equal to net force, और net force क्या होगी? उसकी मास और उसकी एक्सेलरेशन। m से m को कैंसिल करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? mu इंटू जी, और क्वेश्चन में हमें mu की वैल्यू दी है 0.15। इसको आप g से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10, you will get 1.5 meter per second square should be the acceleration of the box to remain stationary on the floor of the train. So इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों को अगर एक साथ मूव करना है विदाउट मूविंग इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ट्रेन की एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए? ट्रेन का एक्सेलरेशन होना चाहिए आपके पास, देखिए क्या लिखा उसने, तो फॉर इट टू रिमेन स्टेशनरी। स्टेशनरी कब होगा? जब इन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन कैसा हो जाए? ज़ीरो, यानी वेलोसिटी ऑफ बॉक्स शुड बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अगर ये हो जाए तभी हम कहेंगे ना वेलोसिटी ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉक्स माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। और ये कब पॉसिबल है? जब ये दोनों बराबर हो जाएं, यानी ये वेलोसिटी ज़ीरो होनी चाहिए। अगर ये वेलोसिटी ज़ीरो चाहिए मुझे, relative velocity ज़ीरो चाहिए, तो what do I need? I need Vb minus Vt and Vb should be equal to Vt। जब दोनों का स्पीड सेम होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, at that time the box will remain stationary। I hope you understand the point what I'm saying, कि अगर किसी भी चीज़ को स्टेशनरी रहना है एक सरफेस के ऊपर तो उनके बीच का relative motion ज़ीरो हो जाना चाहिए। Let's take another example from your NCERT only। Now look at this question. It says a mass of 4 kg rests on horizontal surface. Rests on horizontal surface. The plane is gradually inclined until an angle of 15 degree with horizontal. The mass just begins to slide. ये बड़ा important word है जब हम कहते हैं ना just begins, very important. What is the coefficient of static friction? आपको यहाँ पर mu s की वैल्यू बतानी है between the block and the surface because it is going to be a relative motion।
तो आइए जरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम समझते हैं क्या करने की कोशिश कर रहा है वो। लुक एट दिस, उसने कहा वेट नीचे की तरफ लगा mg। चलिए हम इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ये वेट, इसके ऊपर वेट हमेशा बच्चे वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है बिकॉज इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। और हम कहाँ पर हैं? हम सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर हैं। सो सरफेस ऑफ अर्थ से अगर रेडियली डाउनवर्ड कुछ भी अप्लाई करना है, इट इज़ गोइंग टू बी 90 डिग्री या बिल्कुल डायरेक्टली परपेंडिकुलर वर्टिकली डाउनवर्ड कंसिडर किया जाता है। सो ये सरफेस के ऊपर आपके पास कैसा है? एंगल दिया है थीटा। तो कैन यू जस्ट इमेजिन दिस एंगल? ये एंगल क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हम यहाँ से इस एंगल डाउनवर्ड हमने किया है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। नाउ लुक एट दिस एंगल। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल क्या है मेरे पास? 90 डिग्री अगेन, करेक्ट। तो ये जो एंगल बचा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। सो ये कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा आपके पास? mg cos थीटा, and the vertical component will be equal to mg sin theta. Now you can relate that mg sin theta, mg cos theta. Now अब इस वेट की वजह से जैसे जैसे आप इस सरफेस को, इंक्लाइन सरफेस को धीरे धीरे, पहले हॉरिजॉन्टल है, अब आपने धीरे 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 इसको, चलिए इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये सरफेस पहले आपने 0 डिग्री पे था, आपने धीरे धीरे इसको सरफेस को इंक्लाइन किया। ओके, लेट्स डू वन मोर थिंग। हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और ये रहा आपके पास सरफेस इंक्लाइंड। ठीक, हमने क्या कहा कि पहले ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं था, ठीक 0 डिग्री पे। धीरे 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 आपने सरफेस को इंक्लाइन किया, ऐसे इंक्लाइन किया कि अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे यहाँ नीचे स्लाइड करने लगा। इट हैज स्टार्टेड स्लाइडिंग। सो वी आर जस्ट सेइंग जस्ट स्लाइड। जस्ट स्लाइड का मतलब क्या होता है कि जो फोर्स नीचे लग रही है और जो फोर्स ऊपर लग रही है ये ऑलमोस्ट बराबर हो जाएंगी। सो दिस फोर्स ऑन द लोअर एंड एंड द अपर एंड, force on lower end should be equal to upper end when it has just started sliding, right? तो आइए जरा देखें इसमें और कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन है क्योंकि अब मेरे पास सरफेस ऑफ कांटेक्ट कहाँ, ये रहा, तो इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगी, दैट इज गोइंग टू बी द नॉर्मल रिएक्शन N। और ये फोर्स कौन सी लगेगी आपके पास? फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। और ये कौन सी फोर्स होगी? स्टैटिक, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी कैसा है? रेस्ट पे। इट वाज गिवन दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो जब ये जस्ट स्टार्ट करेगा एट दैट टाइम, ऑब्जेक्ट ने जब नीचे मूव करना शुरू करना है तो आपके पास एक फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करेगी, तभी एग्जिस्ट करेगी क्योंकि इट टेंड्स टू मूव ऑन दिस सरफेस। और वो फोर्स कितनी होगी? व्हेन इट जस्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग इट विल बी इक्वल टू द फोर्स विच इज पुशिंग इट, पुलिंग इट डाउनवर्ड। सो हम यहाँ पे देखें तो नॉर्मल is equal to mg cos theta. Look at this, this force and this force, this is equal to each other. और दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है? mg sin theta will be equal to frictional force. Also we know that फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम यानी लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है? म्यू इंटू एन। क्यों हम ले रहे हैं यहाँ मैक्सिमम फोर्स? हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट हैज़ जस्ट स्टार्टेड, मतलब हमने स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर लिया है एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड मूविंग। सो इसका मतलब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू म्यू एन, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। सो m से m गया, g से g चला गया, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, जस्ट मिनट, m साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा is equal to mu. So we can say that mu is equal to tan theta. So this is called as angle of inclination when the object will just start sliding. और ये किसके बराबर है? This is equal to कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है। आई होप ये क्लियर हुआ।
जस्ट टेक अ लुक वंस अगेन, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हो रहा है। हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर प्लेस था और इस तरह से प्लेस किया गया था कि ये जस्ट अभी यहाँ पे रेस्ट पर है। जब ये रेस्ट पे है तो इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा नीचे की तरफ, ये mg cos थीटा का कंपोनेंट, और ये हमने mg sin थीटा बनाया। क्यों? क्योंकि वेट यानी फोर्स एक वेक्टर कंपोनेंट है, तो इसका मतलब हम उसका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशंस ले सकते हैं। नॉर्मल राइट हमेशा आपको अपवर्ड मिलेगा बिकॉज इट हैज़ टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, और सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट इस बार यहाँ रहा। और फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिंग द मोशन, इम्पेंडिंग मोशन, यानी अगर ये फ्रिक्शन ना होती तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड कर जाता। तो इस मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट यानी अपोज करने वाली जो फोर्स है वो कौन सी है? फ्रिक्शनल फोर्स। सो हमारे पास जो फ्री बॉडी डायग्राम बन के आया वो क्या बन के आया? आपके पास एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है और नीचे की तरफ आपके पास mg cos थीटा लग रहा है, इस तरफ आपके पास फोर्स लगी है mg sin थीटा, एंड दूसरी फोर्स आपके पास लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स। राइट, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट इक्वेट द, क्योंकि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी, और ये दोनों फोर्सेस का नेट जो होगा वो हमें क्या करने वाला था? मूवमेंट देता। बट हमने कहा कि इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड मूवमेंट, तो हमें ये नेट फोर्स कितनी लेनी है? 0। जस्ट स्टार्टेड मोशन का मतलब क्या है कि ये फोर्स और ये फोर्स भी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी एक्सेलरेशन क्या है? 0। ऑब्जेक्ट हैज़ जस्ट स्टार्टेड मूविंग। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। जस्ट स्टार्टेड मूविंग का मतलब क्या है? जस्ट स्टार्टेड का मतलब है आपके पास जो नेट फोर्स निकल के आ रही है वो 0 है। इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन की फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर होगी। राइट, और इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने एंगल भी दिया है और मास भी दिया था। ऑल्दो वी डोंट नीड द मास एट द मोमेंट टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? u इज इक्वल टू tan थीटा। tan की थीटा की वैल्यू कितनी दी है आपको? 15 डिग्री। सो म्यू की वैल्यू हो जाएगी आपके पास ओके, म्यू की वैल्यू आपके पास आएगी tan इनवर्स कितनी आएगी? tan 15 की वैल्यू कितनी होती है? tan 15 की वैल्यू होती है 0.27। राइट, इट इज़ 0.27। तो आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? 0.27। आइए बच्चों, इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपकी एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में आपसे उसने कहा है अब व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम, यानी अब यहाँ पे मेरे पास ये ट्रॉली और ये जो बॉक्स है ये एक सिस्टम बन गया है। इस सिस्टम की एक्सेलरेशन बतानी है, इसका मतलब एक ही स्ट्रिंग है तो यानी टेंशन भी एक ही होगी क्योंकि दोनों एक ही स्ट्रिंग से बंधे हैं। ये एक पूरा सिस्टम है तो मान लेते हैं ये किसी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। जब उसने कहा है तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन दिस सरफेस इज म्यू काइनेटिक इज इक्वल टू 0.04। व्हाट इज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग? टेंशन भी निकालनी है आपको जब उसने आपसे कहा है कि जी की वैल्यू आप 10। सो आइए देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो ये रहा आपके पास एक सरफेस जिस पे आपने एक ट्रॉली रखी है जिसका कि वेट है 20 kg। इसे आपने टाई कर दिया एक पुली के साथ। इस पुली के साथ नीचे आपने एक वेट टांग दिया विच इज़ 3 kgs, और हमने मान लिया ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक सिंगल एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा क्योंकि ये एक ही सिस्टम बताया गया है। सिंगल टेंशन ए स्ट्रिंग है तो इसका मतलब जो आपके पास टेंशन आएगी दैट विल बी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और टेंशन भी सेम होगा क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है। तो आइए ज़रा इनका FPD बना के देखते हैं। 3 kg की ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक फोर्स नीचे लग रही है दैट इज़ 3G, जिसे हम क्या कहेंगे 30 न्यूटन। एक फोर्स अपवर्ड लग रही है विच इज़ टेंशन, और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा है इसका? डाउनवर्ड। तो इसका इक्वेशन बनाएं अगर तो क्या लिखेंगे हम? 30 minus t is equal to 30a. Why? Because we have to write mg minus t is equal to m into a. Similarly इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी बना लेते हैं। दिस इज़ व्हाट 20 kg यानी 20 into 10 न्यूटन, और अपवर्ड फोर्स कौन सी लग रही है इसमें? नॉर्मल रिएक्शन, एंड दिस डायरेक्शन इज हैविंग टेंशन t,
और एक फोर्स और लग रही है जो यहाँ पर फ्रिक्शन की लगेगी। सो ये रही आपके पास फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमें पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू के इंटू एन। what is n is equal to 200, so we can say 0.04 multiplied by 200, this is equal to 8 Newton, that is the kinetic friction. Now since object is moving in this direction, so इसका मतलब टेंशन और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में, तो t has to be positive minus frictional coefficient kinetic friction, this is equal to m into a. टेंशन माइनस 200, टेंशन माइनस 800, टेंशन माइनस 8 इज इक्वल टू 20a, ये इक्वेशन बन जाएगी। और ये इक्वेशन अपने पास आ जाती है नंबर 2, और ये इक्वेशन हो जाती है अपने पास इक्वेशन 1। सो एडिंग दीज टू, एडिंग 1 and 2 इक्वेशन, आपके पास आ गया 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a, t माइनस 8 इज इक्वल टू 20a। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगी, दिस विल बी 22 इज इक्वल टू 23a। सो द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 22 by 23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, अब आप इस एक्सेलरेशन को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, यू विल फाइंड द टेंशन। सो हम यहाँ चलो सेकंड में डाल लेते हैं। इन सेकंड इक्वेशन ये आ जाती है आपके पास दैट टेंशन माइनस 8 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 22 by 23। सो टेंशन इज इक्वल टू 8 प्लस कितना हो जाएगा 440 डिवाइडेड बाय 23। एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पहले ही सॉल्व कर लीजिए। सब चाहो तो यहाँ भी कैलकुलेशन कर सकते हो, दिस इज 0.96, यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो कितना हो जाएगा 2 6 12, ऊपर 1 2 9 18 एंड 1 19 विथ 1 डेसिमल प्लेस। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास ये 27.2 न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू आपके पास आ जाती है 27.2 न्यूटन। Now let's look at what is rolling motion and what will be the velocity of a car moving in a circular motion when friction is applied. So first of all let us understand what is rolling motion. देखो बच्चों, दो तरह का मोशन है अपने पास, एक है आपके पास स्लाइडिंग मोशन और दूसरा है आपके पास रोलिंग मोशन। स्लाइडिंग मोशन इज जब आप कोई चीज़ अभी तक हम देख रहे थे कि एक सरफेस पे पड़ी है और वो मूव करती है, स्लाइड कर रही है, रोल नहीं कर रही थी। अब हम देखते हैं रोलिंग की बात। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सरफेस के ऊपर रोल करेगा तो आप देख रहे होते हैं कॉन्टैक्ट सरफेस बहुत थोड़ा है, दिस इज वेरी स्मॉल कॉन्टैक्ट सरफेस। अगर कॉन्टैक्ट सरफेस जितना कम होगा उतना आपको मालूम है कि फ्रिक्शन भी कम होगी। सो हम यहाँ समझ सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन विल बी लेस दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर सरफेस कितना आ रहा था आपके पास, कॉन्टैक्ट सरफेस ज़्यादा आ रही थी। ये देखो यहाँ पे क्या है, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट इज मोर, so sliding friction will be more than the rolling friction. अब जब कोई एक कार सर्कुलर ट्रैक के ऊपर होगी तो उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रही होंगी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन। जब हम ये देखते हैं कि कोई कार अगर एक ट्रैक पे मूव करती है तो उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेंगी, कितनी उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। राइट, अभी हमने एक सर्कुलर ट्रैक लिया विच इज़ ऑन द प्लेन रोड, कोई भी आपने रोड की एलिवेशन नहीं की है। तो इस प्लेन रोड के ऊपर ये जो गाड़ी यहाँ पर एक्ट चल रही होगी उसका ये दो व्हील्स हो गए कमिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो देखिए इसका वेट डाउनवर्ड mg, एक नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स अपवर्ड,
और एक फोर्स इसके ऊपर क्या लग रही होगी, फ्रिक्शनल फोर्स, यानी ये कौन सी फोर्स है आपके पास, फ्रिक्शनल फोर्स। और एक फोर्स लग रही होगी टुवर्ड दिस साइड, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम सूडो फोर्स कहते हैं। व्हाट डू वी से, सूडो फोर्स। ये सूडो फोर्स क्यों है, ये सूडो फोर्स इसलिए कही जाती है क्योंकि इसका अपना कोई कॉज नहीं है। ये तभी काम में आती है जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगी होगी। जब सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट करेगी, एट दैट टाइम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एग्जिस्ट करती है। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन इनका डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। करेक्ट? These are not action and reaction forces, minded. It is just the centrifugal force and centripetal force की वैल्यू सेम ही है, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं कि अगर कोई भी फोर्स इनसाइड मूव करेगी, आपने गाड़ी को मूव किया है, तो कोई भी चीज़ सर्कुलर ट्रैक में जब मूव करती है तो उसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। अगर मैं ये कंसिडर करूं कि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, तो ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आने के लिए मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सारी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही होनी चाहिए। सो mg को बैलेंस किया नॉर्मल रिएक्शन ने, तो फ्रिक्शन को कौन बैलेंस कर रहा होगा? फ्रिक्शन बाहर की तरफ तो लगेगी नहीं, क्योंकि अगर बाहर की तरफ फ्रिक्शन लग रही होगी तो टायर्स बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे, बट टायर्स आर इन इक्विलिब्रियम। व्हाट डज इट मीन? इफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की काउंटर फोर्स जो है, जो हम सिर्फ फील करते हैं जब हम इस गाड़ी के अंदर बैठे होंगे, सो दिस फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, mv²/r। सो इस कंडीशन के अंदर अगर गाड़ी ये इक्विलिब्रियम में है, तो नॉर्मल इज गोइंग टू बी इक्वल टू mg एंड फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv²/r। सो आपके पास हो जाता है, नाउ वी नो दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू इंटू एन। सो म्यू एन इज इक्वल टू mv²/r. what is n is equal to? n is equal to mg. so mg is equal to mv²/r. m से m कैंसिल हो जाएगा, we get mu gr is equal to v². so आपके पास कार की वेलोसिटी कितनी होगी? that will depend upon the coefficient of friction between the road and the wheels. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, r इज द रेडियस। सो कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ से? हमारे पास कंक्लूजन ये निकला कि भाई अगर आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इफ़ वेलोसिटी इज़ मोर, तो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ज़्यादा होना चाहिए। वाई? बिकॉज म्यू एंड g बोथ आर कांस्टेंट, राइट? Similarly, let's look at the motion of a car. On banked road. ये जो banked road है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पहले रोड सीधी थी, राइट? अब की बार हमने क्या किया, रोड को इंक्लाइन कर दिया है एट सर्टेन एंगल विद दी हॉरिजॉन्टल, और गाड़ी इस पर चल रही है, करेक्ट? अब जब गाड़ी इस पे चलेगी तो बेटा हमने देखना है कि इसमें कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो mg इज गोइंग टू एक्ट डाउनवर्ड। ये एंगल थीटा है, तो हमें मालूम हो गया अब ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। सो ये हो जाएगा mg cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन इसके ऑपोजिट लग रही है। अगर हम इसके भी कंपोनेंट बनाना चाहें तो हम यहाँ इजीली बना सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू, ये थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी थीटा, एन कॉस थीटा। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी निकालना है आपको, दैट इज एन साइन थीटा। सो अगर हम इसका पहले इसका निकाल लेते हैं mg का,
एम जी का निकालेंगे तो दिस इज एम जी साइन थीटा। ये एंगल आपके पास 90 डिग्री बनाने के लिए ये लाइन जाएगी, दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। नाउ लुक एट दिस एंगल, दिस इज 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा। करेक्ट। तो आपको एक बात और दिमाग में रखनी है कि जितनी भी सेंट्रीपिटल फोर्सेस होती हैं दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, यानी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी दैट विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो बच्चों फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रही थी, इस डायरेक्शन में। फ्रिक्शन हैज टू एक्ट इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि टायर का कांटेक्ट किसके साथ है, रोड के साथ। तो यहाँ पर आगे आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी, काइनेटिक। इसके भी हमें कंपोनेंट बनाने होंगे। तो ये एंगल अगर थीटा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ एक्ट कर रहेगी, एफ कॉस थीटा यहाँ। और दूसरी फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ एक्ट करेगी, अगर ये परपेंडिकुलर है तो फ्रिक्शनल फोर्स एक और एक्ट करेगी विच इज ओवर हियर, दैट इज एफ साइन थीटा। लुक एट दिस एंगल ऑल्सो नाउ। हम इस एंगल को अगर देखें तो ये एंगल कितना हो गया, ये भी 90 डिग्री। ये एंगल थीटा तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एम जी के डायरेक्शन में आएगा। सो हमारे पास जो नेट रिएक्शन में एम फ्री बॉडी डायग्राम में स्पॉट ऑब्जेक्ट का बनेगा दैट विल बी एम जी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, एफ साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन। इट इज टू बी बैलेंस्ड बाय एन cos theta. Over this direction we have सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस डायरेक्शन में क्या क्या है मेरे पास, दो डायरेक्शंस, दो फोर्सेस हैं। वन इज एन साइन थीटा एंड सेकेंड वन इज एफ कॉस थीटा। सो ये रहा हमारा इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम व्हेन द रोड इज बैंक्ड। अब हमने क्या करना है, वेरी सिंपल। अब हमारे पास कुछ ज़्यादा काम नहीं है, हमने सिर्फ इक्वेशन बनानी है और मैथमेटिकली सॉल्व करना है। सो फर्स्ट इक्वेशन हम ले लेते हैं इन दिस केस, दैट इज एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mg plus f sin theta, right? So we can say that n cos theta is equal to minus f sin theta is equal to mg. Now यहाँ हमें जो velocity find out करनी है वो है maximum velocity of a vehicle, of a car. मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए जो फ्रिक्शन है वो भी आपके पास कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम। सो मैक्सिमम फ्रिक्शन का मतलब हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन। क्या लिखेंगे यहाँ, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये मेरे पास आ जाती है मेरी एक इक्वेशन, राइट। सिमिलरली अब हम इन दोनों कंपोनेंट्स को भी देख लेते हैं, ये वाला और ये वाला। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। सो आई सेड दैट वी हैव टू टेक द मैक्सिमम फ्रिक्शन। सो यहाँ क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू हो जानी चाहिए क्या, 1। सो म्यू एन प्लस एन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, म्यू एन कॉस थीटा, क्योंकि आप f की वैल्यू ले रहे हो, खाली f की। सो f की वैल्यू कितनी है, म्यू इंटू एन प्लस एन साइन थीटा। दिस विल बी इक्वल टू, एन बाहर कॉमन ले ले, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये इक्वेशन अपने पास हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन, और ये इक्वेशन थी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। बस अब हमने क्या करना है, इन दोनों को यूज करना और यहाँ से क्या निकालनी है, मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कौन सी है आपके पास, मैक्सिमम। सो हम कर लेते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एन म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा divided by n cos theta minus mu sin theta
दिस इज इक्वल टू व्हाट, एम जी। तो इसको यहाँ नीचे लिख लेते हैं एम जी को, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एन से एन भी कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास इक्वेशन में क्या रह जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos theta minus mu sin theta. Now there are too many sin and causes, so let's get rid of it. हम क्या करेंगे, दो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos थीटा कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को आप cos थीटा से डिवाइड कर लीजिए। सो म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा divided by cos theta minus mu sin theta divided by cos theta divided by cos theta. So now look at this, this equation has become little simpler now. You got 2 mu plus tan theta in numerator divided by 1 minus mu tan theta in denominator. This is equal to v square multiplied by r into g. So if we need the value of only v, तो हम क्या लिखेंगे, v is equal to mu plus tan theta divided by 1 minus mu tan theta into rg की value 1 by 2. This will be the velocity maximum permissible on a banked road. So अगर मेरे पास रोड प्लेन है तो मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। tan 0 is equal to 0. So V maximum on unbanked road will be given by mu plus tan 0 divided by 1 minus mu into tan 0. We know that the value of tan 0 degree is equal to 0. So this comes out to be mu upon 1 minus 0 कुछ भी नहीं रहेगा. This is to be multiplied by rg and this whole is to be taken as 1 by root 2. So आप देखो, जो आपके पास प्लेन रोड के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू आई थी, सेम वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी. So v square is equal to mu r into g. राइट. ऑल्सो यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमने एक और चीज़ प्रूव की थी, म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा. जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो टैन थीटा के बराबर होता है. मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, v की स्क्वायर वैल्यू, और आपके पास v स्क्वायर की वैल्यू गिवन कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड. वाई, क्योंकि v की वैल्यू 5 मीटर है. वी कैन जस्ट कंपेयर द स्क्वायर्स. सो मैक्सिमम स्पीड अलाउड कितनी है, मैक्सिमम स्पीड अलाउड है 3 मीटर पर सेकेंड. एंड साइक्लिस्ट कितनी स्पीड्स पे है, 25 मीटर पर सेकेंड पे है. So definitely cyclist will skid. Right? Let's take another example from your NCERT. Is that a circular track, race track of 300 meter is banked at an angle of 15 degree. So if the coefficient of friction between the wheels and the racing car is 0.2, आपको एक थीटा की वैल्यू दे दी, आपको आर की वैल्यू दे दी, आपको म्यू की वैल्यू दे दी, पूछा है व्हाट इज द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रेसिंग कार टू अवॉइड वियर एंड टियर. तो ऑप्टिमम स्पीड का मतलब है कि मैक्सिमम स्पीड अलाउड क्या है, मैक्सिमम स्पीड. एंड उसने क्या कहा है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग. तो ऑप्टिमम स्पीड क्या होगी और उसके मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड क्या होगी, हमें दोनों. सिंस दिस रोड इज बैंक्ड, तो हम ये लिख सकते हैं कि इसकी ऑप्टिमम स्पीड निकालने के लिए ऑप्टिमम स्पीड v will be equal to mu r into g.
दैट इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं tan थीटा इंटू आर इंटू जी। म्यू की वैल्यू भी गिवन है आपको। वाई वी शुड नॉट टेक म्यू ओवर हियर, बिकॉज जब रोड के ऊपर बैंक्ड रोड है लेकिन ऑप्टिमम स्पीड निकालनी है, तो ऑप्टिमम स्पीड का मतलब होता है स्पीड ऑन अ फ्लैट रोड। इन दैट कंडीशन जो आपके पास एंगल आ रहा है वो आ रहा है tan 15 डिग्री उसने बोली है। तो जो ऑप्टिमम स्पीड है उसके लिए देखिए, अगर हम एक बैंक रोड देखते हैं तो इस बैंक रोड पे दो तरह की आपके पास वेलोसिटीज पॉसिबल होती है। वन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम वेलोसिटी एंड अनदर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मैक्सिमम वेलोसिटी। जब आप मैक्सिमम वेलोसिटी लेते हो तो अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम याद हो तो हमने कहा था यहाँ ऊपर आपके पास n cos थीटा इन दिस डायरेक्शन एंड sin थीटा और फ्रिक्शन का F cos थीटा कंपोनेंट दे इक्वेट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन जब ऑप्टिमम स्पीड होती है, इस ऑप्टिमम स्पीड के अंदर सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट है दैट इज n cos थीटा एंड दी n sin थीटा। तो ये जो n sin थीटा का कंपोनेंट होता है, दिस इज इनफ फॉर दी फ्रिक्शन, यानी फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ फ्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, इसीलिए इस केस में सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन ही इनफ है। तो इसीलिए हम वी नॉट को लिखते हैं tan थीटा इंटू आर इंटू जी। हम यहाँ म्यू वैल्यू नहीं यूज करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू यूज वी नॉट का स्क्वायर आर जी इंटू म्यू, क्योंकि फ्रिक्शन का कंपोनेंट इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो tan थीटा यानी tan 15 डिग्री into r, that is 300 into g, that is 10. So tan 15 की वैल्यू आपके पास होती है 0.27 multiplied by 300 into 10. This is equal to 3 sevens are 21 and 3 twos are 6 and 2 8,000 and then this. So it comes out to be 810 v square. So v की वैल्यू हो जाएगी आपके पास अंडर रूट 810 and this comes out to be 28.5 meter per second. So this is the optimum velocity. Now let's calculate the maximum velocity. So maximum velocity on banked road is given by v square is equal to r into g 1 mu plus tan theta divided by 1 minus mu tan theta. So r की वैल्यू आपको दी है 300, you have to multiply this by 10. r उसने कितना कहा आपको लेने के लिए? Just a minute, is there given anything? g की वैल्यू? No, they have not said anything, so we can take 10. So mu की वैल्यू आपको दी है उसने I think 0.15 0.2 माइन प्लस tan 15 की वैल्यू 0.27 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.27 और हम ये वैल्यू v स्क्वायर में ही रख रहे हैं. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस इंटायर इक्वेशन we get v is equal to nearly equal to
38.1 meter per second. So that is the velocity maximum permissible on this track, जबकि optimum velocity कितनी है आपके पास 28.5 meter per second. Let's take the last question for today. So it says that in this figure, a wooden block of mass 2 kg rests on a soft horizontal floor. ये रहा आपका 2 kg का object which is lying on a soft surface. When an iron cylinder of mass 25 kg is placed on the top of the block, this is your iron bar. The block and the cylinder together go down with an acceleration of 0.1 meter per second square. He's asking what is the action of block on the floor before and after the floor yields. मतलब पहले जब आपने सिलेंडर नहीं रखा था तब कितनी रिएक्शन दे रहा है, एक्शन लगा रहा है, और जब सिलेंडर रखा है तो कितना एक्शन लगाया. सो देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ये रहा आपके पास एक सॉफ्ट सरफेस जिसके ऊपर आपने एक बॉक्स रखा था. इस बॉक्स का एक वेट नीचे लग रहा है mg. बॉक्स का मास दिया है आपको 2 kg. सो नीचे फोर्स क्या लगेगी 20 न्यूटन. और क्यों लगेगी 20 न्यूटन, क्योंकि 2g इज द फोर्स, और अपवर्ड क्या मिलेगा आपको रिएक्शन. देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. सो हम क्या लिख सकते हैं, इन फर्स्ट केस जो रिएक्शन होगी दैट विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन. लेकिन जब सेकेंड केस हमने देखा तो हमने कहा कि उसमें कुछ एक्सेलरेशन भी आई, यानी आपने मास को इंक्रीज किया, इसके ऊपर आपने एक सिलेंडर रखा जिसका अपना वेट था 25 kg, ये था 22 kg. तो टोटल नीचे आपके पास क्या रिएक्शन लग रही है, एक्शन लग रहा है. दिस इज व्हाट इज 27g विच कैन बी टेकन एज 270 न्यूटन. और जो रिएक्शन लगेगी दैट विल बी कॉल्ड एज r डैश, क्योंकि हम इस पूरे को एक सिस्टम मान रहे हैं 25 एंड दिस 2. इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल लगेगी दैट विल कैंसिल ईच अदर बिकॉज दोनों कॉन्टैक्ट में है एंड नो अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम. ये पूरा का पूरा सिस्टम उसने कहा है कि एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड मूव कर रहा है विच इज़ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ही इज़ आस्किंग व्हाट इज़ द नॉर्मल रिएक्शन. तो अगर हमें याद हो तो हमने लिफ्ट के क्वेश्चंस में कुछ ऐसा ही किया था. सो हमने लिखा कि नीचे जो mg वेट लगा दैट माइनस r डैश इज इक्वल टू नेट फोर्स दैट इज m इंटू a. ये कितना है 270 न्यूटन माइनस r डैश, ये कितनी हो जाएगी 27 मल्टीप्लाइड बाय 0.1. सो r डैश इज इक्वल टू 270 न्यूटन माइनस 2.7 विच कम्स आउट टू बी 10 में से गया 7 तो 3.6 में से 2 गए 4 एंड देन 243. तो इट कम्स आउट टू बी जस्ट मिनट 10 में से 7 गए 3 एंड 10 में से 9 में से 2 गए 7, 6 and 2. So it comes out to be 267.3 Newton is the reaction on this object when it has the cylinder on it. So it is a block and cylinder system ban jayega, right? So here we end the chapter of laws of motion. Next lecture will be on work, energy and power. So wait for that lecture. Till then, enjoy yourself, have fun and keep studying. Thank you very much.